जय हिंद मेरे दोस्तों। आज आप लोग के बीच हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को शुरुआत करने के लिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है वह पूर्णतः बिहार पुलिस के सिलेबस पर बेस्ड होगा। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं बिहार पुलिस में, आगे जो आपका 7 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, आपका जो 4, 5, 6 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम, आप लोग जो है कि अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपना नाम जो है वह PDF में अगर देख लेते हैं, उसके बाद आपके पास सिर्फ रनिंग बचेगा और रनिंग को इतने अच्छे से कीजिएगा कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपके माँ पिताजी का सपना आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक बार ज़िंदगी मिला है, आप एक बार जो है कि जी जान लगा के मेहनत कीजिए, आपका सफलता सुनिश्चित है। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए। आपका यह लगातार अब बिहार पुलिस का सेशन चलेगा। इधर हम घर चल गए थे, इसके लिए हम लगातार नहीं रह पाए थे बिहार पुलिस के लिए, इसके लिए हमें सॉरी। लेकिन आप लोग को इतना हम कंटेंट दे चुके हैं यूट्यूब पे कि आप अगर उतना भी कवर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है हिलना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसीलिए जो है कि हम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा। तो चलिए आज का मोटिवेशनल क्वाइट है आप लोग के लिए। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है, जरूर बदलता है, याद रखिएगा। तो चलिए इसीलिए मोटिवेशनल क्वाइट के साथ आज के हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। आप लोग का यह आपका 30 मिनट का जो सेशन होने वाला है यह पूर्णतः बिहार पुलिस पर आधारित होगा। लगभग यहाँ से 1, 2 या 3 प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए, और आपका स्कोर जो है लगभग 60+ आ रहा है, हमें यह पता है, क्योंकि इतना दिन से जो हम क्यूज करवा रहे हैं आपको जीके जीएस में बहुत हद तक आपका कवर हो गया होगा। और मैथ, रीजनिंग और हिंदी वगैरह आप लोग पढ़िएगा अपने से, जिससे कि आपका स्कोर जो है कि 60+ अगर हो जाता है तो समझिए बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। और मार्केट में देखते होंगे भी बहुत हवा बन गया है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का, मतलब बहुत ज़्यादा। खास करके पटना में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े कोचिंग जो है, मतलब ऐसे मतलब बात करते हैं, लगता है कि मतलब घर में पढ़ने वाला का एक भी हुआ भी नहीं है। लेकिन एक बता देते हैं कि हम ही के साथ रेलवे में एक लड़का जॉब कर रहा है। आपको एकदम ताज़ा उदाहरण बताते हैं। एक लड़का साथ में जॉब कर रहा है और समझिए वो यहाँ पर पढ़ के किसी कोचिंग का सहायता नहीं लिया, यहाँ पर पढ़ के अपने से अंतिम रूप से बिहार दरोगा में इस बार सिलेक्शन हुआ। तो क्या मतलब वो पढ़ने वाला का नहीं होता, ऐसा बहुत है। वो समझिए ड्यूटी करके, उतना मेहनत करके जो है कि सब चीज़ करके अपने सिलेक्शन लिया। और वहाँ पर जो है कि अपने से आदमी लोग कैसे बड़े बड़े टीचर क्या बोल देते हैं, मतलब पूरा स्कैम कर रहे हैं एक तरीक़ा से। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन अपना कहीं भी आप पढ़िए, लेकिन खुद से अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका नौकरी नहीं होने वाला है। यही बात है, हम भी आपको बता रहे हैं खूब, लेकिन आप नहीं इसको कवर करके रखिएगा, अपने से मेहनत रूम पे नहीं कीजिएगा, समझिए सिलेक्शन नहीं होगा। हवाबाजी करने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको जमीनी स्तर पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत जगह सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे टीचर कुछ से कुछ बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ से इतना हुआ, तो खैर कोई बात नहीं, भगवान करे सबका सिलेक्शन हो। खैर कि बच्चा का ही सिलेक्शन हो रहा है ना, तो वो तो अपना सिलेक्शन ले नहीं रहे हैं, बच्चा का ही सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें। बच्चा का सिलेक्शन हो रहा है, गरीब माँ पिता के बेटे का हो रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर कोई बात नहीं, बोलने वाले को बोलने दीजिए, मार्केटिंग वो करने का नियम है, तो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ आप लोग मेहनत कीजिए दिल से, पक्का सिलेक्शन होगा। चलिए आज का पहला सवाल है, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीन में किस प्रकार के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, कैंसर के इलाज में जो समस्थानिक का प्रयोग होता है वह है कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60, याद रखिएगा। कौन सा है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। और कैंसर का अध्ययन होता है ओन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या होता है? ओन्कोलॉजी होता है। वहीं कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्रोमियम 24 होता है, मैग्नीज 25 होता है, 26 लोहा होता है, 27 कोबाल्ट होता है, 28 निकेल होता है, 29 कॉपर होता है और 30 जस्ता होता है। 30 क्या होता है? जस्ता होता है, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाला समस्थानिक का नाम क्या है? तो कोबाल्ट 60 है। क्या है? कोबाल्ट 60। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारतीय मानक समय
देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है कितने राज्यों से? तो आपको पता है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह इलाहाबाद के नैनी नामक या मिर्ज़ापुर नामक स्थान से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है कुल 5 राज्यों से। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से आगे निकलिएगा तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा जाइएगा आप तो जो है कि कौन सा राज्य मिलेगा, तो आपको जो है कि मिल जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा राज्य मिलेगा, तो उसके बाद मिलेगा उड़ीसा, फिर मिलेगा आंध्र प्रदेश। कुल 5 राज्य से, कितने राज्य से? 5 राज्य से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, याद रखिएगा। वहीं आपका जो है कि अगर हम बात करते हैं आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो समय रेखा का निर्धारण करते हैं वो आपका कहाँ से? तो ग्रीनविच से। कहाँ से? ग्रीनविच। और ग्रीनविच जो है वो आपका इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? इंग्लैंड में। और आपको बता दें किसी भी जगह का समय ज्ञात करने के लिए देशांतर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? देशांतर की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का। आपको ज़्यादा हाई लेवल से क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आपको हम नॉर्मल में रख रहे हैं, स्पेशली बिहार पुलिस के लेवल के लिए। इसीलिए आप लोग समझिए कि अब आप लोग रिकॉल करने के तौर पर भी इस सेशन को ले सकते हैं या सीखने के तौर पर भी ले सकते हैं। तो आप लोग के लिए लगातार लाएंगे। अभी जो आपके पास लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है, 25 से 30 दिन का, आप लोग खूब मेहनत कीजिए। इतना मेहनत कीजिए कि सिलेक्शन घर पे आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ है 1921 में। कहाँ हुआ, कब हुआ है? 1921 में। और कहाँ हुआ है? तो मालाबार तट केरल में। मालाबार तट केरल में मोपला विद्रोह। देखिएगा मौसे मोपला, मौसे इसके जो नेता थे ना, करवाने वाले मुख्य नेता, तो मौसे ही नाम था, मुसलियार। क्या नाम था? मुसलियार। क्या नाम था? मुसलियार। तो मौसे मोपला मौसे मुसलियार, मौसे मोपला मौसे मुसलियार, याद रखिएगा। मौसे मोपला मौसे मुसलियार। और याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। मोपला लास्ट में लॉ आ रहा है, केरल के लास्ट में भी लॉ आ रहा है। हुआ कब है? 1921 में। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। कौन से चट्टान के? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। और बेसाल्ट जो है वह एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, तो ये सब आपका आग्नेय चट्टान है। कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश से है। किस वंश से है? चालुक्य वंश से। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के या फिर कैल्शियम, या फिर कैल्शियम, याद रखिएगा। और रक्त को थक्का बनाने में हमारे शरीर में फाइब्रिनोजेन के कारण जमता है। किसके कारण जमता है? फाइब्रिनोजेन के कारण जो है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। वहीं हिपेरिन नाम के प्रोटीन के द्वारा रक्त का थक्का नहीं बनता है। वहीं हीमोफीलिया नामक रोग में भी रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखिएगा। और आपका हीमोफीलिया जो है वह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। और इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह बीमारी पहली बार ब्रिटेन के महारानी में देखने के लिए मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। वहीं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अपने जीवन काल में लगभग 26 से 27 साल जेल में गुजारे। इसका मतलब वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए वो बहुत दिन तक लड़े। तो इसका मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक मार दीजिएगा नेल्सन मंडेला। क्या मार दीजिएगा? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला पूर्णतः विदेशी नागरिक बने हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। और इन्हें भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया। किसके साथ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आपके नेल्सन मंडेला को, दोनों को साथ में दिया। और भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था भारत रत्न का शुरुआत। और भारत रत्न जो है उसे
एकमात्र ऐसा पुरस्कार भारत के अंदर में है जिनको कि हम वरीयता क्रम में जगह दिए हैं। पॉलिटी के अंदर वरीयता क्रम में इनको जगह दिए हैं, याद रखिएगा, भारत रत्न को। और भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय जो बने थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाले पहले महिला कौन बनी है? इंदिरा गांधी बनी थी 1971 में। 1971 में याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी 1971 में। वहीं याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। लेकिन भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन बनी थी? याद रखिएगा, आपका कौन बनी थी? मदर टेरेसा बनी थी 1979 में, 1979 को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। और इसमें कुल कितनी अनुसूची थी? याद रखिएगा, 6 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 6 अनुसूची थी, याद रखिएगा। किसमें? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत 1973 से हुआ। टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत कब से हुआ? 1973 से हुआ, याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष टाइगर दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो याद रख लीजिएगा, 29 जुलाई को। टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और भारत में सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वह मध्य प्रदेश में है, इसीलिए टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु भी क्या है? तो बाघ है। क्या है? बाघ या टाइगर है, याद रखिएगा। लेकिन भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है, जिसको 2010 में घोषित किया है। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है 2008 में। और डॉल्फिन है 2009 में। डॉल्फिन है 2009 में, याद रखिएगा। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गेंगेटिक। प्लाटानिस्टा गेंगेटिक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भूप्रपट्टी में अभ्रक कितना % पाया जाता है? तो भूप्रपट्टी या क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हुआ, जिस पे हम चलते हैं, यानी धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा हुआ, इसको भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें 5% आपका अभ्रक है। क्या है? 5% अभ्रक है। और सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग 46% ऑक्सीजन मिलता है। वहीं आपका जो, अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है, याद रखिएगा। 65 से 75%, या जल भी आप ले सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, राइट। और नाइट्रोजन के बाद आपका क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन के बाद आपका क्या मिलता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन मिलता है कितना, 21%, 21% या 20.9% भी होता है, लगभग 21%, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन। और सूर्य में भी सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो हाइड्रोजन है। सूर्य में भी सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। लगभग आपका 71% के आसपास है और 26.5% हीलियम होता है। और यही दोनों गैस मिलकर जो है कि आपका सूर्य में नाभिकीय संलयन करवाते हैं, जिससे कि हम लोग को सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है या प्रकाश प्राप्त होती है। और यह जो रिएक्शन करता है दोनों गैस अपने आप में सूर्य में, वह 10 पे पावर 7 डिग्री केल्विन में करता है, याद रखिएगा। 10 पे पावर 7 केल्विन में करता है। और यह सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था हाइंस बेंथ। कौन था, हाइंस बेंथ। वहीं सौरमंडल का अध्ययन जो करते हैं कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं सौरमंडल का खोज किसने किया था, तो सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था, कोपरनिकस ने किया था 1540 में। लेकिन ग्रह जो घूमते हैं, तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है, तो ग्रहों का जो गति का नियम है वह किसने दिया है, याद रखिएगा, केपलर ने। किसने दिया है, केपलर। और केपलर का संबंध जर्मनी से था। कहां से था, जर्मनी से। लेकिन कोपरनिकस का संबंध पोलैंड से है। कहां से है, पोलैंड से है, याद रखिएगा। और पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी कहां है, वारसा। और अगर बात करते हैं जर्मनी की राजधानी कहां है, तो बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहां है, बर्लिन। अब बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं, तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 17 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा।
क्योंकि मरुस्थल में जब बहुत अधिक मात्रा में जब आंधी तूफान आता है तो कहता है उसमें 17 आदमी जो है कि जान चल गया। यानी 17 जून को याद रखिएगा मरुस्थलीकरण रोकथाम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है। याद रखिएगा विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी आपका याद रखिएगा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, जो कि आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा वहीं उत्तरी घाट को वहीं का उत्तरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली या जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी है। याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी आपका जो है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती है तमिलनाडु के अंदर में। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। और नीलगिरी की पहाड़ी पे याद रखिएगा भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह नीलगिरी की पहाड़ी ही है। याद रखिएगा। और नीलगिरी पहाड़ी पर आपका टोडा नाम की जनजाति और बडागा नाम की जनजाति मिलती है। और टोडा नाम की जनजाति जो है वह भैंस पालने का काम करती है और उसमें बहुपति विवाह भी प्रचलित है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुदी मारिएगा। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत दोनों की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुदी मारिएगा। लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा मारिएगा। क्या मारिएगा? दोदा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पूर्वी घाट वहीं अगर आपके बात करेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्या नाम है? महेंद्रगिरी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है किस संविधान संशोधन के तहत जो है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया आपका जो है कि कौन संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, लेकिन जब जोड़ा गया था 1976 में तो याद रखिएगा उसमें कुल 10 था। कितना था? 10। लेकिन 11वां नंबर का जो जोड़ा गया वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो कि आपका 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया। इसी को जो है कि 11वां मूल कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यह जो जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय। आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सल्तनत के शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। याद रखिएगा। और मोहम्मद गौरी के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो है कि किसने किया? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वह लाखों का दान देते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का जो है कि नींव रखा था। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। गुलामों का गुलाम क्योंकि खुद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम थे और गुलामों ने भी एक गुलाम रख लिया इल्तुतमिश को, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं इल्तुतमिश को। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो कहते हैं वह भी इल्तुतमिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। याद रखिएगा। वहीं आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखिएगा आराम शाह। फिर आपका इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखिएगा आपका रुकनुद्दीन फिरोज बना। वहीं रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखिएगा आपका कौन बना? तो बहराम शाह बना। कौन बना? बहराम शाह बना। आप लोग जो लगातार रहते होंगे इसमें हम जुगाड़ भी दिए थे, लेकिन अभी आपको हम उतना समय नहीं लेंगे जो कि आपको हम जुगाड़ देंगे। आपको हम सिर्फ रिकॉल करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो वही है शिक्षा का अधिकार 86वां 2002। 86वां 2002। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द अगर देखिएगा, स्वराज शब्द को अगर हम देखते हैं तो स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वह आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में तो 1906 में, याद रखिएगा 1906 में
भारत के कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज का मांग किया गया या फिर स्वराज शब्द रखा गया। कौन सा स्वराज या फिर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। वहीं दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम, दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय बने हैं जो कि आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते थे और वह लिबरल पार्टी के रूप में जीते थे। 1892 में फिंसबरी लोकसभा से जीते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप और लेकिन अगर पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का मांग कौन अधिवेशन में, तो पूर्ण स्वराज का मांग, याद रखिएगा आप लोग, जो है कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। और किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। लेकिन याद रखिएगा कि पहली बार जो है कि मौलिक अधिकार का मांग जो किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो पहली बार मौलिक अधिकार का जो मांग किया गया था कांग्रेस के, याद रखिएगा, 1931 अधिवेशन जो कराची में हो रहा था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मांग किया गया था। समझ में आ गया? और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है अहमदाबाद में, इन्हीं के नाम पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। कौन सा रहता है? ब्रोमीन रहता है, याद रखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव में। आगे बढ़ते हैं, नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो दान किया जाता है वह कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। वहीं आपका आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस या परितारिका करता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया है? आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया, याद रखिएगा। और डीपीएसपी जो है वह भाग किस में है? तो भाग 4 में है, 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक। और उसी के अंतर्गत 2-4 अनुच्छेद बता देते हैं। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, किस अनुच्छेद के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 38 के तहत। वहीं आपका अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 एक गांधीवादी अनुच्छेद है, इसमें आपका ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 42 में, तो अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 के तहत जो है कि आपका न्यूनतम निर्वहन मजदूरी है और इसी के तहत कुटीर उद्योग को बढ़ावा भी दिया गया है। अनुच्छेद 44 बहुत फेमस है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। फिर अनुच्छेद 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में आपको शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 में SC/ST है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार के स्तर में वृद्धि है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है। 48 के क में आपका क्या है? याद रखिएगा, वन एवं वन जीवों की रक्षा है। वहीं अनुच्छेद 49 में क्या है? याद रखिएगा, राष्ट्र धरोहर को जो है कि उसमें संयोजन रखा गया है, यानी राष्ट्र धरोहर को बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 50 में 50 यानी 50-50 यानी कि पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में आपका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता है जो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, अर्थात विदेशी नीति को इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि केचुआ और जोंक किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो केचुआ और जोंक जो आते हैं वो एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ साइंस का सवाल देख लेते हैं, लगभग 25-30, फिर हम लोग आगे करेंगे। बताइएगा, अगला सवाल बताना है, फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो फ से फूल, अब फ से फेंड्रोगैम्स, फ से फूल, फ से फेंड्रोगैम्स, याद रखिएगा, फ से फूल, फ से फेंड्रोगैम्स। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। या पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। लेकिन पूछेगा कि आपसे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं आपका सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर। आगे बढ़ते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
कि मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीन अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो निकोटीन अम्ल की आवश्यक मात्रा जो होती है वह 15 ग्राम होती है। कितनी होती है? 15 ग्राम। और निकोटीन जो मिलता है वह तंबाकू से मिलता है। किससे मिलता है? तंबाकू से मिलता है निकोटीन। वहीं चाय से थिन मिलता है, वहीं आपका चाय से थिन मिलता है, और कॉफ़ी से कैफीन मिलता है। कॉफ़ी से क्या मिलता है? कैफीन। कौ से कॉफ़ी, कौ से कैफीन, और चाय 2 अक्षर का तो उसमें थिन मार देंगे, और निकोटीन 4 अक्षर का, तंबाकू भी 4 अक्षर का। समझ में आ गया? याद रखिएगा। वहीं तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। याद रखिएगा। चूहा में 40 होती है। चूहा में 40 होती है, याद रखिएगा। और गेहूं में कितनी होती है? तो गेहूं में 42 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। काली खांसी किस अंग को प्रभावित करता है? काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। आगे बढ़ते हैं। किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा, प से प्लेग, प से पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, याद रखिएगा। प्लेग जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। और प्लेग बीमारी जो फैलती है वो चूहा के काटने से। किसके काटने से? चूहा के काटने से, याद रखिएगा, प्लेग बीमारी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका ये क्या कहते हैं, चूहा, तो चूहा का जो भोग लगाया जाता है पूजा के द्रव्यमान में, वो आपका राजस्थान में एक मंदिर है, करनी मंदिर। तो करनी माता के मंदिर जो राजस्थान में है, उसी में जो है कि आपका चूहा का भोग लगाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो चूहा में 40। चौ से चूहा, चौ से 40, चूहा 40, चूहा 40, चूहा 40। और बिल्ली जो है उससे 2 कम रखना है, 38। बिल्ली में कितना है? 38 है। बिल्ली में कितना है? 38। तो बिल्ली और चूहा का रिलेशन याद रखिएगा। यानी कि बिल्ली चूहा पे अटैक करती है, आप लोग को पता है, खाने के लिए। तो चूहा बेचारा 2 कदम आगे रहता है उससे। चूहा उससे क्या रहता है? 2 कदम आगे रहता है। तो याद रखिएगा कि बिल्ली 38 लेना है, चूहा 40 लेना है। चूहा 40 लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सिरिजेफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो सिरिजेफ्रेनिया में दिमागी हालत खराब हो जाता है, याद रखिएगा, पागलपन की एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? पागलपन। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस ए जो है वह आपका लीवर या यकृत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो लीवर या यकृत को। और लीवर ही विटामिन ए का संचय करके रखता है ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि रिफैम्सिन किस रोग की एक कारगर दवा है? तो रिफैम्सिन जो है वह टीबी की बीमारी है। टीबी का दवा है। रिफैम्सिन किसका दवा है? तो टीबी का है, याद रखिएगा। वही मलेरिया का एक दवा का नाम है क्लोरोक्विन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। मलेरिया का दवा का नाम क्या है? क्लोरोक्विन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि लार में कितने % एंजाइम होते हैं? तो लार में 1% एंजाइम होते हैं और 99% जल होता है। जैसे मुंह में जो लार होता है ना, लार में 1% एंजाइम होता है जो कि टाइलिन वगैरह होता है, लेकिन 99% जल ही होता है। 99% क्या होता है? जल होता है। वहीं मूत्र में लगभग आपका जो है 95% जल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पित्त रस भोजन को अम्ल से किस में परिवर्तित करता है? तो पित्त रस खुद क्षार है, इसीलिए वो भी क्षारी बना देगा उसको। तो याद रखिएगा, पित्त रस का इसे पीएच मान जो होता है वह 7.7 होता है। और पित्त रस जो जमा होता है वह पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन वह स्राव किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, यकृत के द्वारा। पित्त रस का स्राव या पित्त रस जो निकलता है वो यकृत के द्वारा। लेकिन अगर बात करते हैं कि पित्त रस जमा कहाँ होता है, तो पित्तरस जमा होता है पित्ताशय में। किस में जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, याद रखिएगा। वहीं पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7 और यह भोजन को अम्ल से क्षार बना देता है। अम्ल से क्या बना देता है? क्षारी बना देता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह आपका कौन है? तो पहला जानते होंगे यकृत है, दूसरा अग्नाशय है। दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, और अग्नाशय को हम लोग जो है कि मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में या मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और अग्नाशय को याद रखिएगा कि अग्नाशय जो खराब होता है तो याद रखिएगा इंसुलिन नाम की बीमारी होती है, याद रखिएगा। उसमें अग्नाशय ही काम करना बंद कर देता है, और अग्नाशय के जो है कि बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, याद रखिएगा। और इंसुलिन की कमी से जो है कि मधुमेह रोग होता है। और प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस जो मनाते हैं या डायबिटीज दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं आपको 14 नवंबर को, राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग की एक बीमारी है? तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है वह एक श्वास नली की बीमारी है। किसकी बीमारी है? श्वास नली की बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो ललित जो है वह अमरूद की उन्नत किस्म है। किसका उन्नत किस्म है? अमरूद का उन्नत किस्म है ललित। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आम की बीज रहित प्रजाति का नाम क्या है? तो आम की बीज रहित प्रजाति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिंधु है। क्या नाम है? सिंधु है। चलिए हम 10-20 क्वेश्चन विविध का ले लेते हैं, फिर जो है कि अपने सेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे। आप लोग बताइएगा कि अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो अंबेडकर जयंती को अब हम लोग समानता दिवस के रूप में मनाते हैं 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को। और 1889 को जन्म हुआ था किनका? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का। और 1884 में जन्म किसका हुआ था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24। यानी अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय वाला तो पहले मारेंगे 15 मार्च को। पूछेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो मारिएगा 24 दिसंबर। क्या मारिएगा? 24 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्था में से सबसे पहले हुआ था। यह सवाल भी आता है कि सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सा है? तो मारिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका स्थापना 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और जब आदमी श्रम नहीं करेगा यानी मेहनत नहीं करेगा तो उसका जान चल जाएगा, क्योंकि आजकल कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? तो जेनेवा। क्योंकि आदमी का जब स्वास्थ्य खराब होता है तो आदमी सही समय पर इलाज नहीं करवाता है तो उसका भी जान चल जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा। और आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? तो जेनेवा, याद रखिएगा। और स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ में है? पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो कृषि वाला रोम मारिएगा। कृषि वाला कहाँ मारिएगा? रोम मारिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा है, याद रखिएगा। आदमी व्यापार करके नहीं खाएगा तो व्यापारी का जान चल जाएगा। यानी व्यापारी का जान चल जा रहा है, स्वास्थ्य जिसका सही नहीं है उसका जान चल जा रहा है, और जो श्रम नहीं कर रहा है उसका भी जान चल जा रहा है। तो आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा, बहुत फायदा करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि द टाइम्स का प्रकाशन स्थल जो समाचार पत्र का है कहाँ है? तो द टाइम्स लंदन का है। कहाँ का है? लंदन। द टाइम्स लंदन का हो गया, गार्डियन लंदन का हो गया, डेली मिरर लंदन का हो गया, डेली मेल लंदन का हो गया। ये चारों याद रखिएगा जो है कि कहाँ का? तो लंदन का। लेकिन डेली न्यूज पूछ देगा। डेली न्यूज, न्यूज मतलब न्यूयॉर्क मार दीजिएगा। न्यूज मतलब न्यूयॉर्क मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो त्रिगवेली थे उनका संबंध किस देश से है? तो त्रिगवेली का संबंध जो है वह नॉर्वे से है। कहाँ से है? नॉर्वे से, याद रखिएगा। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? तो 1901 से हुआ था, कुल 5 क्षेत्र में। लेकिन इसका छठा क्षेत्र जो बना आपका इकोनॉमिक्स का क्षेत्र वो 1968 से बना, याद रखिएगा। और पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? तो याद रखिएगा आपका जो है कि कब दिया गया? तो 1969 से दिया गया। देना शुरू हुआ 68 से, लेकिन पहली बार दिया कब गया? तो याद रखिएगा 1969 से, 1969 से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। तो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल। तो चलिए आज के बिहार पुलिस के इस जबरदस्त सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने तैयारी में 4 चांद लगाइए, क्योंकि आपको रिजल्ट लेना है। दूसरा, आपको बहकावे में नहीं आना है। खुद का रिजल्ट आपको खुद के मेहनत पे मिलेगा। दुनिया खाली हवाबाजी में है, बस आप मेहनत कीजिए लगातार। हमको किसी से कोई
कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हाँ आपको लेकर है कि आप कहीं बहकावे में नहीं आ जाए, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलेगा जो आपको नेगेटिव करेगा। लेकिन बच्चा का जो रूम में बैठ के मेहनत करता है, ऐसे ही कोई बच्चा यूपीएससी क्लियर रूम में बैठ के नहीं कर देता है और गांव घर में नहीं कर देता है। जो हकीकत है हकीकत है बस, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार दरोगा का एग्जाम कुछ मतलब बहुत बड़ा चीज़ है कि यूपीएससी क्रैक करना, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अगर अच्छा से, अगर हम बता देते हैं, अगर आप अच्छा से लूसेंट पढ़ लीजिएगा और आप जो है कि अच्छा से जो है कि स्पीडी पढ़ लीजिएगा और अच्छा से आप एक बुक दृष्टि पढ़ लीजिएगा और सिर्फ आप घटना चक्र को या प्रीवियस को आप साथ में लेकर चलिएगा, तो आपको रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है, आपको गारंटी देते हैं कोई। क्योंकि वैसा क्वेश्चन हर बार 5-10 को नया आता है जो बच्चा कहीं भी पढ़ेगा नहीं बना पाएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन ये सब एक मार्केटिंग है, लोग जा रहे थे, खैर कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए, अब सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज के में सेशन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, तब तक के जय हिंद जय भारत।